फतेहचंद एक शांत स्वभाव के विनम्र और आज्ञाकारी बाबू थे। वह एक सरकारी दफ्तर में वर्षों से काम कर रहे थे और हर सुबह समय से पहले पहुंच जाते थे। लेकिन साहब की नजर में वह हमेशा कमजोर, सुस्त और बेअसर थे। उनका एक ही दोष था, विरोध न करना। वे हमेशा चुपचाप सिर झुकाकर हर अपमान सहते। उनके सहकर्मी चुपचाप उनकी पीठ पीछे हंसते और कहते, ये आदमी तो रुई का लौंदा है, साहब चाहे जितना भी निचोड़े कभी चीखेगा नहीं। एक दिन साहब का मिजाज और भी चिड़चिड़ा था। फतेहचंद थोड़े से देर से आए तो चपरासी ने उन्हें साहब के गुस्से के बारे में बता दिया। डरते हुए वह अपनी मेज पर चुपचाप बैठ गए और कागजों में व्यस्त हो गए। लेकिन साहब ने बुलाया। साहब चिल्लाया, कहां थे? ये क्या तरीका है आने का? फतेहचंद झिझकते हुए बोले, सर, कुछ घरेलू परेशानी हो गई थी, इसलिए। साहब भड़क पड़ा, झूठ! तुम सब चोर हो, कामचोर। अब देखता हूं तुम्हें कैसे सुधारना है। साहब ने उन्हें सबके सामने सुअर, कमीना जैसे शब्दों से नवाजा। फिर उनकी ओर डंडा उठाया, जैसे कि वह उन्हें मारने ही वाला हो। फतेहचंद स्तब्ध रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे, लेकिन वह बोले कुछ नहीं। वह घर लौटे तो उनकी पत्नी शारदा ने देखा कि उनका चेहरा उतरा हुआ है। वे रोज की तरह थके नहीं, बल्कि टूटे हुए दिखे। शारदा ने पूछा, क्या बात है? कुछ हुआ है दफ्तर में? फतेहचंद चुप रहे। शारदा ने दोबारा पूछा, बताइए ना, कुछ तो हुआ है? थोड़ी देर बाद फतेहचंद ने धीमे स्वर में कहा, आज साहब ने मुझे डांटा, सुअर कहा और डंडा उठाया। शारदा सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह उन्हें रोक कर बोली, और आप कुछ बोले नहीं? फतेहचंद बोले, मैं क्या बोलता, नौकरी चली जाती। शारदा गुस्से में बोली, तो क्या अपमान सहते रहेंगे? आपकी इज्जत नहीं है क्या? बच्चों को क्या सिखाएंगे? फतेहचंद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आत्मा में कुछ दरक गया। रात भर फतेहचंद जागते रहे। उन्हें बार बार साहब की गालियां, डंडा और अपनी चुप्पी याद आती रही। उन्होंने सोचा, क्या मैं सिर्फ एक बाबू हूं? क्या मेरी गरिमा कुछ भी नहीं? सुबह वह बिना कुछ खाए दफ्तर के लिए निकले, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता थी। सूरज धीरे धीरे चढ़ रहा था, लेकिन फतेहचंद के भीतर जैसे कोई तूफान उमड़ रहा था। वर्षों की चुप्पी, अपमान और भीतर घुटती असहमति आज अपने चरम पर थी। वह सीधे साहब के बंगले पहुंचे। चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। बंगले के बाहर चपरासी ने देखा तो घबरा गया। बाबूजी, आज तो साहब बहुत नाराज हैं। कल वाले किस्से के बाद आप उनसे मिलने जा रहे हैं? फतेहचंद ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, हां, अब डर नहीं लगता। भीतर साहब बैठे हुए थे, सामने अखबार, हाथ में चाय का प्याला। फतेहचंद को देख उनका चेहरा तन गया। उनकी आंखें वही पुराना तिरस्कार ले आई। तो फिर आ गए माफी मांगने? लेकिन आज फतेहचंद की आंखों में झिझक नहीं थी। नहीं साहब, आज मैं अपनी आत्मा के सामने माफी मांगने नहीं, उसका कर्ज चुकाने आया हूं। साहब ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या बक रहे हो? मैं इस्तीफा देने आया हूं। फतेहचंद ने शांत स्वर में कहा, लेकिन शब्दों में लोहे की धार थी। जाओ, नौकरी छोड़ने वाले बहुत दिखे हैं, फिर पछताओगे। शायद, लेकिन मैं अपनी आत्मा को देखकर पछताना नहीं चाहता। साहब ने पहली बार उस आदमी की आंखों में वह रोशनी देखी जो किसी गुलाम की नहीं हो सकती। डंडी जो साहब ने अक्सर हाथ में लेकर रोब जमाया था, आज जमीन पर रखी रह गई। वह फतेहचंद की आंखों में झांककर बोले भी नहीं। फतेहचंद ने जेब से इस्तीफा निकाला, मेज पर रखा, पलटा और बिना एक शब्द के चला गया। वह सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके निकला। पहली बार। जब फतेहचंद घर पहुंचे, शारदा दरवाजे पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन जैसे ही फतेहचंद की चाल देखी, उसके चेहरे पर संतोष की रेखा दौड़ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। इस्तीफा दे दिया, फतेहचंद ने सहज स्वर में कहा। शारदा ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब तुम मेरे सच्चे साथी हो। तुमने आज मुझे गर्व दिया है। फिर दोनों चुप हो गए, लेकिन वह चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें ताकत थी, भरोसा था। अगले दिन फतेहचंद की आंखों में नींद नहीं थी, पर थकान भी नहीं थी। वे नए भविष्य की ओर देख रहे थे।
दिन बीतते गए। आर्थिक संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पड़ोस में ट्यूशन देने लगे और शाम को लिखने बैठते। उनकी कहानियों में वही दर्द, वही विद्रोह और वही आत्मगौरव उतरता चला गया। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। लोग अब उन्हें बाबूजी नहीं, फतेहचंद मास्टर कहने लगे। और एक दिन जब साहब का बेटा उनके पास पढ़ने आया, तो फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन का इस्तीफा ही मेरी सबसे बड़ी नियुक्ति थी। कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। प्रेमचंद ने इस कहानी में दिखाया है कि एक मामूली बाबू भी जब अपनी गरिमा को पहचाने, तो किसी भी अन्यायी सत्ता को झुका सकता है।